सोरायसिस के लिए वेगन प्लांट बेस्ड डाइट्स क्या ये सच में असरदार हैं? और अपने नतीजों को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस वीडियो में हम आपको वेगन और प्लांट बेस्ड डाइट्स के बारे में सब कुछ बताएंगे, खासकर सोरायसिस के लिए, और ये दूसरी डाइट से कैसे तुलना करती हैं। हम आम गलतियों, किन चीजों को प्राथमिकता दें, किन चीजों से बचें और बेहतरीन नतीजों के लिए अपनी प्रगति को कैसे मॉनिटर करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम में असंतुलन के कारण होने वाली सूजन को कम करने के लिए समर्पित हूँ। मैं खुद अपनी 20वीं के शुरुआती वर्षों में पाचन समस्याओं, ऑटोइम्यून सूजन से जूझ चुका हूँ। मैंने एक ऐसी पद्धति विकसित की जो मुझ पर, मेरे मरीजों पर कारगर रही। यह पद्धति माइंड इम्यूनिटी अप्रोच है। वर्षों में इससे हजारों लोगों को सफलता मिली है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी को सोरायसिस की समस्या है और वे सूजन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट mgclinic.com पर जाएं और मुझसे एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको सोरायसिस से उबरने के कुछ व्यावहारिक कदम और सिर्फ 6 हफ्तों में लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम पाने का तरीका बताऊंगा। वेबसाइट पर हमारे पास सोरायसिस को प्राकृतिक रूप से दूर करने के लिए ढेरों मुफ्त संसाधन हैं। शुरुआत करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। कृपया इस तरह की सामग्री पाने के लिए लाइक और फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह 2023 की स्टडी है जो सोरायसिस के लिए नियोजित वेगन डाइट के फायदों की पड़ताल करती है और बताती है कि पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्स सूजन से कैसे बचाते हैं और त्वचा के स्वास्थ्य को कैसे सुधारते हैं। यह 2023 की स्टडी है जो त्वचा के स्वास्थ्य पर प्लांट बेस्ड डाइट के फायदों को उजागर करती है सोरायसिस को मैनेज करने में। अधिकांश त्वचा विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि सोरायसिस के लिए डाइट का कोई महत्व नहीं है। तो हम कैसे जानें कि वास्तव में क्या काम करता है? जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो सोरायसिस के लिए आदर्श डाइट में बताया था, मैं हर व्यक्ति के लिए कस्टमाइज्ड फाइटोन्यूट्रिएंट आधारित डाइट प्लान का प्रबल समर्थक हूँ। मैं यह तय करने के लिए 4 मुख्य मानदंडों का उपयोग करता हूँ कि कोई डाइट सोरायसिस के लिए काम करेगी या नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि डाइट को वेगन या पूरी तरह से प्लांट बेस्ड ही होना चाहिए। सिर्फ एक बार फिर से दोहराने के लिए ये 4 मानदंड हैं: फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताएं, माइक्रोबायोम विशिष्टता और फूड सेंसिटिविटी। इन मानदंडों की विस्तृत व्याख्या के लिए, जैसा कि मैंने बताया, उस दूसरे वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल आइए इस त्वरित समीक्षा में गहराई से उतरते हैं। आइए देखें कि प्लांट बेस्ड डाइट्स और अन्य डाइटरी अप्रोचेस जैसे कि फाइटो डाइट, जो मैं अपने सोरायसिस क्लाइंट्स को सुझाता हूं, की तुलना कैसे होती है। मेरे अन्य वीडियो से आपको जटिल प्रोटीन की यह अवधारणा याद हो सकती है। कुछ जटिल प्रोटीन इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, जिससे सोरायसिस के लक्षण और बढ़ जाते हैं। हम अपने आहार में प्रोटीन खाते हैं। यह कई स्रोतों से आ सकता है, चाहे वह पौधों से हो या जानवरों से। प्रोटीन मूल रूप से बहुत सारे अमीनो एसिड्स का एक समूह होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। जब प्रोटीन हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश करता है, तो हमारी आंत में मौजूद एंजाइम इन्हें तोड़कर अलग अलग हिस्सों में, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है, बदल देते हैं, जो फिर शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। इन आंतों के एंजाइम्स को प्रोटीएज कहा जाता है। और इसका महत्व यह है कि कभी कभी प्रोटीएज अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते और हमारे आंतों और रक्त प्रवाह में बड़े प्रोटीन कण लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में कुछ प्रकार के प्रोटीन को तोड़ना मुश्किल होता है। साथ ही प्रोटीएज की मात्रा भी पर्याप्त नहीं हो सकती, जिससे प्रोटीन टूट नहीं पाते। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आंत एक बहुत बड़ा इम्यून अंग है। तो ये अधपचे प्रोटीन विदेशी खतरे के रूप में पहचाने जाते हैं और एक इम्यून प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। मूल रूप से शरीर सोचता है कि ये बड़े अधपचे प्रोटीन उस पर हमला कर रहे हैं, इसलिए यह कई तरह के इम्यून रसायन छोड़ता है, जिससे सूजन होती है और यही समस्या बन सकती है। इसके बाद आपके पास एराकिडोनिक एसिड पाथवे भी है, जो सीधे तौर पर पशु आधारित कोलेस्ट्रॉल के सेवन से जुड़ा है। सभी पशु कोशिकाओं की झिल्ली में वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर में एराकिडोनिक एसिड और साइटोकाइंस में बदल जाते हैं और सूजन उत्पन्न करते हैं। क्या सभी पशुजनित उत्पादों में एराकिडोनिक एसिड होता है? नहीं, केवल मांस और वसा युक्त डेयरी उत्पादों में। आपको संतृप्त वसा के कारण भी सूजन की समस्या हो सकती है। यहाँ एक लेख है जो दिखाता है कि संतृप्त वसा TNF और इंटरल्यूकिन 6 जैसे सूजनकारी साइटोकाइंस के उत्पादन में क्या भूमिका निभाते हैं।
इसी वजह से शाकाहारी आहार कभी कभी सोराइसिस में मदद करता है। ये आहार इन सूजनकारी खाद्य पदार्थों को हटा देते हैं। हालांकि शाकाहारी और पौधा आधारित आहारों की भी कुछ सीमाएं हैं, तो मैं इस वीडियो में इनमें से कुछ पर चर्चा करूंगा। सोराइसिस के लिए शाकाहारी आहार पूरी तरह से पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है और आमतौर पर इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अधिक होते हैं, जबकि वसा और प्रोटीन कम होते हैं। हालांकि इस आहार के लैक्टो या ओवो शाकाहारी संस्करण भी हैं, लेकिन यहाँ हम केवल पौधा आधारित आहारों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। इस आहार में पौधा आधारित खाद्य पदार्थों के विकल्प जैसे शाकाहारी मांस, चीज, मक्खन के विकल्प शामिल होते हैं और इनमें से कई विकल्प काजू, सोया या नारियल तेल से बनाए जाते हैं ताकि पारंपरिक पशु आधारित उत्पादों की जगह ली जा सके। आप बियॉन्ड मीट, इम्पॉसिबल मीट, डाया चीज और सोया, ओट या नारियल दूध जैसे पौधा आधारित दूध के उदाहरण देख सकते हैं। सोराइसिस के लिए इस तरीके का उद्देश्य मांस और डेयरी उत्पादों से आमतौर पर जुड़ी सूजनकारी प्रवृत्तियों से बचना है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या आपको वे 4 मानदंड याद हैं जिनके बारे में हमने बात की थी? तो चलिए देखते हैं कि यह सोराइसिस डाइट समय के साथ इन मानकों पर कैसी प्रदर्शन करती है। तो पहला मानदंड है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों पर आधारित सुपरफूड्स में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजनरोधी यौगिकों से भरपूर होते हैं जो सोराइसिस से पीड़ित लोगों की त्वचा और आंत दोनों में सूजन कम करके मदद कर सकते हैं। इस 2023 के अध्ययन में देखा गया कि कैसे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक सप्लीमेंटेशन आंत के माइक्रोबायोम को बेहतर बना सकता है और सोराइसिस के मरीजों में सूजन को कम कर सकता है। और यहाँ एक और 2023 का अध्ययन है जिसमें पॉलीफेनोल्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में उपयोग को सोराइसिस जैसी त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए देखा गया है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स कई महत्वपूर्ण श्रेणियों में आते हैं जिनमें पॉलीफेनोल्स, टर्पीन, डायोस्मिनेट्स, फाइबर रेजिस्टेंट स्टार्च, ओमेगा फैट्स और एल्कलॉइड्स शामिल हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व सूजन को कम करने और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए बेहद जरूरी हैं। सोराइसिस के लिए वेगन या प्लांट बेस्ड डाइट अपनाते समय पर्याप्त मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स लेना संभव है, लेकिन यह आपके खाने की पसंद पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वेगन डाइट में बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स जैसे आटा, चीनी या नकली मीट और चीज शामिल हैं, तो इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है और इनमें ऐसे रसायन हो सकते हैं जो सूजन को बढ़ाते हैं। यह आंत माइक्रोबायोम के लिए हानिकारक है। इसके विपरीत एक संतुलित वेगन डाइट जिसमें रेजिस्टेंट स्टार्च, फाइबर, ओमेगा ऑयल्स और तरह तरह की जड़ी बूटियां और संपूर्ण खाद्य पदार्थ शामिल हों, वह सोराइसिस से ठीक होने के लिए जरूरी फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रदान कर सकती है। अब चलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं। सोराइसिस के लिए वेगन और प्लांट बेस्ड डाइट्स अक्सर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन शामिल होते हैं। मेरी वेबसाइट पर कैलकुलेटर में अपनी लंबाई, वजन और गतिविधि दर्ज करके आप अपने विशिष्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर एक ऐसा आहार जिसमें आधी कैलोरीज फैट से आती हैं, वह आमतौर पर अच्छा माना जाता है। हालांकि सोराइसिस के लिए मुझे मांस और कुछ पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैट्स खास पसंद नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सैचुरेटेड फैट्स सूजन संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। मुझे मांस में पाए जाने वाले जानवरों से प्राप्त कोलेस्ट्रॉल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यह शरीर में एराकिडोनिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। मैंने इन दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन अपने सोराइसिस इन्फ्लेमेशन वीडियो में किया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें। इसलिए जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए डाइट तैयार करता हूं, तो वे आमतौर पर स्पष्ट कारणों से कम कार्ब वाले होते हैं और ज्यादातर फैट्स पौधों पर आधारित ओमेगा स्रोतों से आते हैं, जिससे ये समस्याएं पूरी तरह से टल जाती हैं। मैं यह भी सुनिश्चित करता हूं कि डाइट में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन हो, और अगर आप केवल पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों पर निर्भर हैं, तो यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संभावना है कि आप पौधों पर आधारित प्रोटीन स्रोतों से बने प्रोटीन शेक्स को शामिल करेंगे। अंत में, सोराइसिस के लिए वेगन डाइट्स ने अक्सर कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के संतुलन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि वे फाइबर ट्रैकिंग को भी नजरअंदाज कर देते हैं, जो आंत माइक्रोबायोम स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए अब माइक्रोबायोम विशिष्टता की इस अवधारणा को देखते हैं। आइए इस समीकरण को फिर से देखें। खराब बैक्टीरिया और फंगस कार्ब्स पर पलते हैं, जिससे सोराइसिस में सूजन होती है। सोराइसिस के लिए वेगन डाइट्स में आमतौर पर कार्ब्स ज्यादा होते हैं और इनमें से कुछ कार्ब्स कम फायदेमंद होते हैं। तो क्या वेगन डाइट सेहतमंद बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है? इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है, और मुझे पता है कि यह थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, क्योंकि YouTube और Reddit पर दावे हैं कि वेगन डाइट्स सोराइसिस में आंत माइक्रोबायोम की विविधता को बढ़ाती हैं। लेकिन मैं आपको एक व्यावहारिक नजरिया देना चाहता हूँ। अपने करियर में मैंने सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो मल परीक्षणों की समीक्षा की है, और ज्यादातर मामलों में जो लोग सोराइसिस के लिए वेगन डाइट अपना रहे हैं,
वे केवल अपने आहार के जरिए अपनी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का सही चयन नहीं कर पाते। सोरायसिस की प्रकृति में एक असंतुलित आंत माइक्रोबायोम के कारण सूजन शामिल होती है। इसलिए हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में हम जापान से पेटेंटेड प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आंत माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित किया जा सके और हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिर अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को कैसे प्रोत्साहित किया जाए? यह कार्ब्स से परहेज करके नहीं होता। यह सही अनुपात और मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स का चयन करके होता है और यहीं पर माइंड-कट इम्यूनिटी विधि सबसे बेहतर साबित होती है। हम सोरायसिस के लिए ऐसे आहार तैयार करते हैं जो लाभकारी बैक्टीरिया की विशेष प्रजातियों को बढ़ावा देते हैं, जो एक सुरक्षात्मक बायोफिल्म बनाते हैं और हमारी आंत में हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को बाहर निकालते हैं। समय के साथ इससे शरीर में प्रोइन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे एल्फा और इंटरल्यूकिन 6 कम हो जाते हैं। सोरायसिस के लिए वेगन डाइट की मुख्य समस्या यह है कि यह जड़ कारण को संबोधित नहीं करती। अक्सर यह बिना चयन के खराब बैक्टीरिया को भी पोषण देती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च या फाइबर पर कोई जोर नहीं होता। वेगन डाइट में पौधों से मिलने वाली शक्कर, कार्ब्स और रसायनों की भी अनुमति होती है, जो लक्षणों को और बढ़ा सकते हैं। मैंने कई लोगों को थोड़ा सुधार होते देखा है, शायद थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका आहार आंत के माइक्रोबायोम की गड़बड़ी को दूर नहीं करता। हालांकि अगर कुछ खास सिद्धांतों का पालन किया जाए तो पौधों पर आधारित आहार सोरायसिस के लिए कारगर हो सकता है। यहीं पर फाइटो डाइट की भूमिका आती है। यह सोरायसिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस से जुड़ी जड़ माइक्रोबायोम समस्याओं को संबोधित करती है। इससे लंबे समय तक आहार में लचीलापन बना रहता है, जिसमें चीट मील्स भी शामिल हैं, बिना किसी नकारात्मक साइड इफेक्ट के। मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के दूसरे या तीसरे महीने में चीट मील्स शामिल करना सिखाता हूं, क्योंकि तब तक वे ज्यादातर आंत की समस्याओं को टिकाऊ तरीके से हल कर चुके होते हैं। जहां एक और वेगन डाइट फ्लेयर अप के दौरान मदद कर सकती है, वहीं यह हमारे क्लाइंट्स के लिए तैयार की गई कस्टमाइज्ड फाइटो डाइट्स की तुलना में दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अब आइए अंतिम मानदंड यानी फूड सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। सोरायसिस के मामले में फूड सेंसिटिविटी एक महत्वपूर्ण विषय है। अपनी बातों में मैं फूड सेंसिटिविटी टेस्ट के 4 मुख्य प्रकारों की समीक्षा करता हूं: स्किन प्रिक टेस्ट, इजी ब्लड टेस्ट, इजी4 ब्लड टेस्ट और नया मीडिएटर रिलीज ब्लड टेस्ट। अगर आपको ताज़ा जानकारी चाहिए तो मेरा वह वीडियो देखें जिसमें मैंने सोरायसिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग को समझाया है। वेगन डाइट अपनाने के बावजूद कई प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थ अब भी सेंसिटिविटी का कारण बन सकते हैं। आम उदाहरणों में प्रोसेस्ड फूड्स जैसे शक्कर, शुगर, अल्कोहल्स, रंग, केमिकल्स और यहां तक कि साबुत खाद्य प्रोटीन जैसे बीन्स, दालें और मटर शामिल हैं। सालों के अनुभव में मैंने देखा है कि ये सभी चीजें सोरायसिस में सेंसिटिविटी के लिए पॉजिटिव टेस्ट कर चुकी हैं। इसका मतलब है कि सोरायसिस में एक या अधिक वेगन या प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों से प्रतिक्रिया होने की संभावना काफी अधिक है और यही वजह है कि सोरायसिस के लिए वेगन और प्लांट बेस्ड रणनीति अपनाना जोखिम भरा हो सकता है। यह आपके खाने के विकल्पों को कम कर देता है और सेंसिटिविटी विकसित होने की संभावना को बढ़ा देता है। ठीक है, यही था मेरा आज का चर्चा। नीचे कमेंट्स में बताएं कि वेगन डाइट और सोरायसिस के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, क्या काम आया। मैंने अपने क्लाइंट्स में माइंड-कट इम्यूनिटी मेथड में शानदार सफलता पाई है। व्यक्तिगत फाइटो डाइट्स और केंद्रित गट माइक्रोबायोम रिकैलिब्रेशन से स्थायी परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा की तरह मैं डॉक्टर चानू दसारी, माइंड-कट इम्यूनिटी क्लिनिक से अगली बार फिर मिलूंगा।